नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाकुंभ के इस महा आयोजन में। और अब की बार का महाकुंभ हो रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम पर। जी हाँ, हम करा रहे हैं आपके रिटायरमेंट और आपके पेंशन की प्लानिंग, क्योंकि पूरी जिंदगी काम करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आदमी आखिर क्या चाहता है? एक सुकून भरी जिंदगी। और ये सुकून आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ये मिलेगा आपके परिवार से और बेहतर आर्थिक सुरक्षा से। जी हाँ, और इसी बेहतर आर्थिक सुरक्षा के लिए हम आज खास महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है एनपीएस महाकुंभ, यानी सुकून भरा रिटायरमेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। और हम आपको अगले 3 घंटे आपके रिटायरमेंट के प्लान के बारे में जानकारी देंगे। तो ईटी नौ स्वदेश से आपको जुड़े रहना है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी तमाम बारीक से बारीक जानकारी आपको अगर मिलेगी तो यही मिलेगी। और हमारे साथ इस पहले सेशन का आगाज करने के लिए बेहद खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ दीपक मोहंती, पीएफआरडीए चेयरमैन का, सुरेश सेट्टी, एमडी सीईओ प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। निकुंज सर, जब भी हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम पेंशन रिफॉर्म की बात करते हैं, एनपीएस का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 2003 से देखिए इसके सफर की शुरुआत हुई। 2004 से ये सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला। उसके बाद 2009 के आसपास हमने देखा कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। आज मामला ये है कि अगर मैं कुछ आंकड़े बता सकूं, जो हम चर्चा भी कर रहे थे, 24 से 29 साल के जो प्राइवेट कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा एनपीएस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिटायरमेंट, जैसे कि अक्सर आप कहते हैं, आप ही कहते हैं ना कि आपकी नौकरी में अगर आपको पहला निवेश कोई करना हो तो वो रिटायरमेंट के लिए करना चाहिए। तो एनपीएस बहुत जरूरी लगता है अब। देखिए, जिंदगी में उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं जाता है ना? एक उम्र ही है जो हमेशा आगे बढ़ती है। महंगाई तो ऊपर नीचे फिर भी होती है, उम्र हमेशा एक तरफा बढ़ती है। और हालांकि रिटायरमेंट, सब एक दिन सब रिटायर होंगे अपने कमिटमेंट्स में से लेकर के, जॉब को लेकर के, व्यापार को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के। हमें पता है कि हमें उस दिशा में जाना है, मगर हम उस दिशा में जाने के लिए अपने भविष्य को हम कैसे स्थिर बना रहे हैं? क्या हम कर सकते हैं कि हमारी आमदनी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी कमाई कम हो जाएगी, वो मेंटेन रहे। हम अक्सर इस बात को इग्नोर करते हैं कि what are we doing to ensure that our lifestyle and our future is protected when our income is not going to be that high? हमारी, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी सैलरी इनकम हो, हमारी बिजनेस इनकम हो, हमारी रनिंग इनकम हो, वो जब नहीं होगी और जब महंगाई बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं, एक ये बेसिक चर्चा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा है। अक्सर कहा जाता है जी रिटायरमेंट प्लानिंग तो 50 से 60 में करनी चाहिए जी। मगर रिटायरमेंट प्लानिंग, अब तो नई स्कीम्स आ चुकी है। रिटायरमेंट प्लानिंग शुड बी स्टार्टिंग द डे यू आर बोर्न। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी पहली सैलरी का चेक हमेशा पेंशन प्लानिंग में जाना चाहिए, ना कि हॉलिडे प्लानिंग में। बिल्कुल। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चेयरमैन सर, आपसे इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें याद है जब एनपीएस की शुरुआत हुई थी, और अगर हम आज का स्वरूप देखें एनपीएस का, तो बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इसको एक तरह से बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश भी की गई है, और उम्मीद है कि इसमें और भी बदलाव किए जाएंगे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ओवरऑल अगर हम पेंशन कवरेज के लिहाज से एनपीएस के सफ़र को जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? कितना महत्व, किस तरह का योगदान? हाँ कविता, निकुंज, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये आप महाकुंभ का आयोजन किया, और हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको मैं अपना शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, पेंशन तो ज़रूरी है, और जो एनपीएस का चालू हुआ था पहले तो सरकारी कर्मचारी के लिए, हाँ। मगर उसको प्राइवेट कर्मचारी के लिए भी दिया गया, फिर आम आदमी के लिए भी दिया गया। अभी जो बात कर रहे थे निकुंज बोल रहा है, बच्चों को भी दिया गया। हाँ, तो अभी कोई पैदाइश से 70 साल तक एनपीएस ले सकती है। लोग पूछेंगे 70 साल क्यों है? कि लॉन्जिविटी भी बढ़ रही है, लोग जितना दिन जीते हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इसको चलते हुए हमने ये जो स्कीम दिया, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है। इसका जो पूंजी निवेश होता है मार्केट में होता है, मार्केट के रिटर्न के साथ चलता है। अभी देखिए तो यहाँ पे मार्केट अच्छा कर रहे हैं। सो ये चलते हुए जो हमारा पूरा कुल है कि एनपीएस और एपीवाई दोनों मिला के 7.8 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। इसमें एनपीएस में जो है 1.54 करोड़ ये गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के मिलके इसके शामिल हो गए। इसका जो कॉर्पस है सो ये बढ़ के अभी 13.3 करोड़ हो गया है। और रिटर्न देखें बहुत ही अच्छा है।
कि इतना इक्विटी की चर्चा होती है, लोगों के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है तो सिंस इंसेप्शन ये स्कीम का जो है 14.5% पर एनम उसमें रिटर्न मिल रहा है। और अभी लास्ट ईयर का बात करें तो ये 37% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छी कर रही है। तो ये है। और जो देखेंगे कि जो बैलेंस करते हैं इक्विटी डेट की, सरकारी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है वो इक्विटी है कम है, उसमें ज़्यादा डेट है, वो स्कीम को भी देखें, वो तो 9.6% रिटर्न सिंस इंसेप्शन दे रही है। सो ये सब आप मार्केट के हिसाब से जैसे देखेंगे डेट इक्विटी मार्केट्स पे जो रिटर्न है, तो ये तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। मैं एक बेसिक सवाल हमारे दर्शकों के लिए पूछूंगा जो कि शो देख रहे हैं, एनपीएस क्या है, कितने साल के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो एनपीएस में जो फंड मैनेजर्स हैं यह कितने केपेबल हैं और इनका किस प्रकार से चॉइस करी जाती है? देखिए एनपीएस में जो है इसमें लॉक इन 5 साल रहता है। अच्छा। तो 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। वो करेंगे तो मतलब उसमें 80% आपने जो डाला है रिटायरमेंट से पहले, 60 से पहले आप निकालते हैं, वो एन्युटाइज हो जाता है कि आपको एन्युटी खरीदना पड़ता है, उसके हिसाब से मंथली आपको एक तरह का पेंशन मिलेगा। 20% जो है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो ये जो फंड है ये तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चॉइस करना चाहते हैं। तो हमारा जो है कि एक्टिव चॉइस है, तो उसमें कोई बोलेगा कि कोई यंग है तो उनको ज़्यादा इक्विटी में जाना चाहिए, तो 75% तक वो इक्विटी में डाल सकते हैं, बैलेंस डेट में डाल सकते हैं। जो लोग चॉइस एंड कोई भी कॉम्बिनेशन उसका कर सकते हैं। वो पेंशन फंड हमारे पास 11 पेंशन फंड है, सो वो भी उसका भी चॉइस कर सकते हैं। जितना बड़े नाम अच्छे नाम मार्केट में है हमारा पेंशन फंड में है, तो आपको उसका चॉइस कीजिए। ये भी नहीं कि आप एक बार पेंशन फंड के पास चले गए तो लॉकड इन हो गए उधर पे, आपका मर्जी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो पेंशन फंड का, सो उनका जो रिटर्न जनरेट करते हैं और ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल रहता है। सो पेंशन फंड का भी चॉइस है। और ऐसे नहीं कि आपने एक जो ले लिया इक्विटी और डेट का चॉइस ले लिया कि वो फिक्स हो गया, ऐसी बात नहीं है। आप भी उसको चेंज कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। सो इतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दिया गया है। और जो लोग अपने डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब डिसाइड करना ही मुश्किल है, तो हमने उनको ऑटो चॉइस दे रखा है। उसमें क्या जो है कंजर्वेटिव चॉइस है कि 25% इक्विटी है, मॉडरेट चॉइस है कि जिसमें कि 50% इक्विटी हमने रखा है, और एग्रेसिव चॉइस है जिसमें कि 75% इक्विटी है। पर जब उम्र बढ़ती है तो इक्विटी का जो पोर्शन है घट जाती है। सो ये ऑटो चॉइस दे रखा है। अभी देखिए 1 अक्टूबर से हमने एक नया लाइफ साइकिल फंड का शुरुआत कर रहे हैं कि LC50, जिसमें कि 50-50 इक्विटी और डेट रहेगा। उसका जो टेपरिंग होगा 45 से शुरू होगा। अभी जो टेपरिंग होता है 35 से शुरू होता है। तो इस टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें दे रखे हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है। और दूसरी बात है कि ये लो कॉस्ट है। जी हाँ, इसका मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ही कम है। तो उसका मतलब क्या है कि जो रिटर्न है वो ग्राहक के पास जाता है। कितना मैनेजमेंट कॉस्ट है? मैं एक मैनेजमेंट कॉस्ट ये देखिए जो एवरेज है, सब फंड मैनेजर का हम लोग एक साथ डालेंगे तो 0.047%। अब कभी तक कैलकुलेशन करते हैं, आपने एक म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करा तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो आपको 1.5 से 2% कमीशन देना पड़ता है। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, 10 साल के अंदर हर साल उसमें से 2% से 2.25% निकल जाएगा। अगर मेरी कैलकुलेशंस गलत हैं थोड़ी बताइएगा। 10 साल के अंदर आप जो फीस दे देंगे वह करीब 20% हो जाएगी। 20% आप 10 साल में फीस दे देंगे। एनपीएस में 10 साल में 1 लाख रुपए में कितनी फीस जाएगी? हर साल हम देंगे आधे % से भी कम। तो आपकी जो फीस की सेविंग आएगी, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न के अंदर बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है। बिकॉज कमीशन कम देंगे, आपका चार्ज कम लगेगा, आपकी कंपाउंडिंग के लिए आपकी पूंजी रहेगी, पूंजी बढ़ती रहेगी। तो मेरे हिसाब से एनपीएस इज एज सिंपल एज बच्चे का नामकरण, जो कि एक मस्ट हैव होनी चाहिए। नामकरण के साथ साथ एनपीएस वात्सल्य भी शुरू हो गया, जहाँ पर आप बच्चों के नाम पे उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए भी निवेश कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सुरेश आपके पास आना चाहूंगी। एनपीएस को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर प्रोटीन ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लगातार आप कर भी रहे हैं। आपसे हम कुछ ट्रेंड्स जानना चाहते हैं। सर ने मेंशन की कि अभी लाइफ साइकिल फंड की शुरुआत हुई है जो आपको ऑटो चॉइस के तहत मिलेगा। उसके अंडर भी एक और स्कीम है जो अभी 1 अक्टूबर को सर ने हमारे सामने पर्दा उठा दिया है। जब लॉन्च होगा 1 अक्टूबर को
होगा तो और डिटेल्स आएंगी। लेकिन स्कीम ECG की अगर हम बात करें और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड की बात करें, आप ही के पास आते हैं सब लोग और जितना भी बिहाइंड द सीन काम होता है आप संभालते हैं बखूबी। कुछ आंकड़े अगर आप हमको बता सके निवेश के लिहाज से, कहाँ से किस एज ग्रुप में निवेश हो रहा है? मैं अगर यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारियों का रुझान समझना चाहूँ एनपीएस की तरफ, किस शहर से हम ज़्यादा आता हुआ देख रहे हैं, किस तरह की एज ग्रुप में, किस तरह की स्कीम्स में निवेश ज़्यादा हो रहा है, कुछ आइडिया दें। तो इसमें अगर आप देखेंगे निवेश ज़्यादा नॉन मेट्रो सिटी से होता है, क्योंकि अगर आप पेंशन का डेटा देखते हैं सर ने वो भी कहा APY स्कीम है आज। APY इज़ लार्जली फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो दैट वाज basically came with the Jan Dhan Aadhaar program. So उसमें लोग आते हैं and mostly they are from non-metro cities. So it's today largely a 80-20 split, larger focus being non-metro. But अच्छी बात एक ये है कि आज अगर हम gender देखते हैं तो almost it's at par. 54% would be male and around 46-47% is the female gender which is today investing in pension accounts. So that's a very at parity if you see. बाकी जो ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं तो आज मेट्रोज़ में आपका ग्रोथ रेट 25% से ऊपर है। सो मेट्रोज़ में अगेन देयर इज़ मोर कमिंग फ्रॉम NPS जिसके कारण वो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। एंड नॉन मेट्रोज़ आर ऑल्सो ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट 15% ईयर ऑन ईयर। सो देयर इज़ गुड ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ दैट ऑल्सो, बट डेमोग्राफिकली दैट इज द करंट स्प्लिट दैट वी सी। तो जो हम निवेश की कहानी कह रहे हैं जो कि बड़े शहरों से आगे बढ़ते हुए छोटे मझोले शहरों की ओर जा रही है, अक्सर हमने ये ट्रेंड बाकी निवेश के विकल्पों में आता हुआ देखा है, मुख्य तौर पर SIP और म्यूचुअल फंड्स में, ये एनपीएस में भी अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि कनेक्टिविटी, अवेयरनेस एंड परहैप्स ईज ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो चुकी है। मुझे याद है जब मैंने अपना PPF अकाउंट पहली बार खोला था, मेरी और आपकी उम्र डिफरेंट है तो शायद एक मैं नॉन डिजिटल एरा से आता हूँ, तो आपको बैंक में जा करके डिपॉजिट करना पड़ता था एंड दैट वाज ऑलमोस्ट अ 2 to 3 hour प्रोसेस। टुडे दैट प्रोसेस हैज मूव्ड ऑनलाइन, ईज एंड कन्वीनियंस, and I think small token are 3 factors which are really connecting this entire phenomenon from big town to small town. मुंजी साहब, एक मेरा साधारण सा सवाल है कि NPS एक ओपन मार्केट में कम्पीट करता है, वह प्राइवेट सेक्टर से कम्पीट करता है, वह फिक्स डिपॉजिट से कम्पीट करता है, वह PPF और EPF से कम्पीट करता है, और हम वात्सल्य स्कीम की बात कर रहे हैं वो भी कम्पीट करता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर स्पेशली केटर्ड फॉर यंग वुमेन चाइल्ड। तो NPS में क्या खास बात है, व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स? देखिए, जो पेंशन है ये आदमी के साथ रहता है, जी हाँ, उनके साथ ही जाता है, उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, ये बात ही है। तो आप उसको स्पाउस को पास ऑन करते हैं तो आपके साथ रहता है। सो आपका जो जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, आपका सहारा नहीं छोड़ता है, तो ये जरूरी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग ग्लोबली जो देखें, आप वेस्टर्न कंट्री देखिए, उसमें लोगों के पास 3-3 पेंशन होता है। अच्छा, फिर भी ओल्ड एज में बड़ी बात होती है कि ओल्ड एज पॉवर्टी, तो उसको एड्रेस, उतना भी रकम जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये सजेस्ट करता है, देखिए सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की इतना बात होती है, तो क्यों लोग उसके पास जा रहे हैं? पहले तो पेंशन ऐसा एक प्रिविलेज सोचा जाता था कि सरकारी कर्मचारी के लिए है, मगर अभी तो प्राइवेट को भी आ गया। ये बात है। और दूसरी बात जो है कि आप जो हमारा लेबर मार्केट देखते हैं कि क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। अभी आप देखेंगे तो 80% से ज़्यादा लोग तो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, तो उनको कोई स्टैट्यूटरी, आप EPF का बात किया, दूसरी चीज़ की बात किया, कोई स्टैट्यूटरी एक्सेस नहीं है उनके पास, पेंशन का कोई विकल्प नहीं है। तो जो ओल्ड एज में होगा, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी कहाँ से आएगा? सो पेंशन ही एक अच्छा विकल्प है। और फॉर डिग्निटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके लिए। और सोसाइटी जो है, समाज में इतना चेंज हो रहा है ना, पीपल आर लेफ्ट टू देमसेल्फ। हमारा जो इंश्योरेंस है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, अभी वो नहीं है, तो हम लोग को अपना प्रबंध करना पड़ेगा। तो हम जब जवान हैं, काम काज कर सकते हैं, उसी टाइम हमको पूंजी बनाना है कि जब हम काम से रिटायर करें तो उसको हमारा साथ दे। आत्मनिर्भर होएं बेसिकली अपने रिटायरमेंट को लेकर, अपनी पेंशन प्लानिंग को लेकर, ये बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि NPS को लेकर हमें समझनी चाहिए निकुंज, इतना उम्दा प्रोडक्ट है, लेकिन इसको लेकर जब भी हम रिटायरमेंट की बात करें या इसकी प्लानिंग की बात करें, ये आपका पहला विकल्प नहीं होता, आपके जहन में इसका नाम पहले नहीं आता। आज भी मुख्य तौर पर हम देखें तो लोग PF को ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो PF हो गया, फिक्स डिपॉजिट होगा, या बहुत रियल एस्टेट, अभी भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं इक्विटी को लेकर रुझान बदल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ तक नहीं
नहीं पहुंचा जहां तक हम चाहते हैं पहुंचे। क्या कमी है? और हालांकि धीमे धीमे हम कदम बढ़ा रहे हैं इसकी जागरूकता को लेकर, और इसीलिए 18 स्वदेश ने इतना बड़ा आयोजन भी किया है, लेकिन क्या और कुछ किया जा सकता है? ऐसे कौन कौन सी बदलाव हैं, या बदलाव ही नहीं, पेनिट्रेशन के लिहाज से कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो शायद होनी चाहिए या करनी चाहिए? तो एक तो आप जानते हैं कंजम्पशन पैटर्न, आज हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, राइट? लॉट ऑफ इट इज़ मूविंग डिजिटल। सो आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका रेफरेंसिंग हो गया, वेदर यू टेक एन इंस्टा, यू टेक अ फेसबुक। सो हम इन चैनल्स का भी अब उपयोग कर रहे हैं, बिकॉज द टारगेट मार्केट, इफ़ यू मे, बिकॉज अगर 14,000 आज कॉर्पोरेट्स प्राइवेट सेक्टर के NPS में एनरोल्ड हैं, राइट? तो उनका पूरा एम्प्लॉय बेस अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बेस। नाउ लॉट ऑफ दीज पीपल आर वेरी टेक savvy. So one is how you reach out to them, and that is where we are looking at social media, we are looking at awareness being created digitally. The second thing is, Nikunj, as you rightly said, the ease of opening an account and then investing. I think that I would clearly say NPS has really mastered it. Achha. Because today you can, without friction, open an account from home. With you know, KYC coming through Aadhaar and other means over there, you can directly open your account in a matter of 5 to 7 minutes. Now that is something you find very rarely when you look at other products. To be able to invest, you have to enroll and you have to do various other things. And the other thing is, once you have an account, how do you keep investing? So NPS has again done some excellent work over there, because one is your SIP based investing. Very recently, तो आप SIP कर सकते हैं NPS में? आप SIP कर सकते हैं। अच्छा। और we even did something very interesting. We just launched it recently. We put it like a biller. बिलर, आपने BBPS सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो जैसे आप बिजली का बिल पे करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, अब आप NPS के लिए भी you can use the bill payment system, which is a national DPI for payments. You can use it and actually make a payment. चुका दें आप उसमें? Yeah. So आप you can use multiple applications. आज किसी भी एप्लीकेशन में अगर भारत बिल पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, तो you can actually make a pension contribution from there. अच्छा. Then there's a D-remit facility where you can do same day investment. So a lot of these things are coming together, and this, if you see, is actually very, very the new young generation is very conversant with it. So I think it is very well aligned to target the sectors that we are looking at, who would like to come. And you are absolutely right, power of compounding. The earlier you come into it, the better it works for you, and you get social security. अभी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँ तो हम तो सैशे SIP की बात कर रहे हैं सर, 250 रुपए की, है ना? तो यहाँ पर कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा? फिर देखिए म्यूचुअल फंड में तो SIP अब 250 रुपए में शुरू हो जाने वाली, जिसको सैशे SIP कह रहे हैं। वो बात अलग है कि लोगों को बोलना पड़ेगा कि इसके आगे भी बढ़ना है भाई, सिर्फ 250 रुपए ही निवेश नहीं करते रहना। तो इस यहाँ पर कितना हम कर पाएंगे? Minimum contribution annually is 1,000 rupees. Okay. So you can go with any amounts. You can set up small amounts and work from there. मोदी साहब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहती है नहीं रहती है, यह एक समस्या है। सरकारी जॉब के अंदर ऐसी समस्या नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के जो नंबर्स हैं जो आप हमें बता रहे थे, वह NPS के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत बड़ा नहीं है। दिस इज अ स्कीम वेयर द सक्सेस लार्जली इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या यह कारण है कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर में इंसान जाता है, वो कह रहा है मैं NPS खोल तो लूँगा, मगर कल नौकरी रह नहीं रहे, हो सकता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाऊं, हो सकता है मैं स्टार्टअप चालू कर लूं, हो सकता है कि मैं बिजनेस में चले जाऊं, तो यह क्या एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? मैं बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए NPS के लिए नौकरी का ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ ताकि जो शो देखें। नहीं, एकदम सही है। इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। आप जो बात कही एकदम सही बात की। अभी प्राइवेट सेक्टर में किड्स, आई हैव गॉट यंग किड्स, आई नो दे मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब, सो बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। कंपाउंडिंग का बात किया, ये रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट आपका चालू रहता है। सेठी ने जस्ट बताया कि 1,000 रुपये डाल दीजिए, आपका अकाउंट करंट है। सो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। आज काम कर सकते नहीं करते। और देखिए आजकल यंगस्टर्स फॉरेन जाते हैं, दे गेट अ स्टेंट अब्रॉड, उनका रेसिडेंसी चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो जियोग्राफी न्यूट्रल। बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप NRI हो सकते हैं, OCI हो सकते हैं, फिर भी NPS में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी उधर से मिलने वाला नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपके पास डॉलर इनकम होता है तो थोड़ा पैसा इधर डालिए, तो आपका तो देखिए मार्केट ग्लोबली लोग भी इधर पैसा डाल रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फोन और NPS, ये नारा होना चाहिए। ये नारा होना चाहिए।
हम इस बात को इम्पोर्टेंस कविता नहीं देते हैं दैट वी हैव टू प्लान एंड प्रिपेयर एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर हमारी नीड्स, इन्फ्लेशन, टैक्सेस और जो रिक्वायरमेंट है वह आज से ज़्यादा रहेंगी। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। हम हमेशा ये माइंड में हमेशा रहता है कि कल क्या होने वाला है। भाई एनपीएस खोलोगे कल क्या होने वाला है, एटलीस्ट एक चिंता तो आपकी खत्म हो गई। चिंता तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं उसमें मुख्य तौर पे आजकल जो हम युवाओं और मिलेनियल्स को देख रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट, गिग इकोनॉमी, ये सब चीजें जो आती है, रिटायरमेंट एट 40 वो फायर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपने सही कहा, प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर हम पेनिट्रेशन की भी बात करें एनपीएस की, किस तरह से आप अपनी भागीदारी जो है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाने को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर भी आपका और तेजी से रुझान बढ़ रहा है छोटे मझौले शहरों में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है बता रहे हैं सेठी साहब, तो क्या योजना है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो है तो जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास अभी लगभग 17,000 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, बड़े कंपनियां हमारे साथ एनपीएस में शामिल हैं। बट द टेकअप रेट उनका जो एम्प्लॉय है ज़्यादा नहीं है, ये 10% उनका एम्प्लॉय इसमें आए हैं। तो एक चीज़ तो उनको ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। सेठी साहब भी काम करते हैं, वो सीआरए का जो होता है वो लोग भी वहाँ पे उनका नॉलेज भी बढ़ाते हैं। सो ये एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है। दूसरी बात जो है कि हम ये किए कि भाई एक जो स्कीम है, अभी लोग ज़्यादातर प्रोविडेंट फंड में हैं, तो आप रहिए, तो कोई पाबंदी नहीं है। 15,000 से आपको ज़्यादा इनकम होता है तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो इवन इफ आप उसमें रहिए, मगर वो काफ़ी नहीं होता है आपके लिए पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, तो उसके लिए आप साइड में एनपीएस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है अभी काम हुआ कि गवर्नमेंट के तरफ से, कि अभी देखिए जो लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ कि 14% सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी इज टैक्स डिडक्टेबल फॉर द कॉर्पोरेट्स। उनको बिजनेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो 14% है। और एम्प्लॉय के हाथ में भी अंडर ATCC D2 दैट 14% इज टैक्स डिडक्टेबल। सो ये बहुत ही बड़ा टैक्स एफिशिएंट स्कीम है। तो इसको चलते हुए मेरा ये विश्वास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे इसका आगे चल के थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा एनपीएस को। कविता, हम हर महाकुंभ में एक चीज़ हमेशा दर्शकों को बताते हैं कि लाइफ में दो चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक महंगाई, दूसरी टैक्सेस। एनपीएस की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो महंगाई को आप बीट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। सेठी साहब यही है कि अगर मैं ग्लोबल पेंशन रिफॉर्म्स देखूं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, दे हैड अ प्रॉमिस ऑफ ब्राइट फ्यूचर एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड विथ अ टैक्स सेविंग एडवांटेज। एनपीएस को लेकर के हमारे दर्शकों को अगर आपको टैक्स सेविंग के एग्जाम्पल्स देने होंगे तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? So there's a huge benefit. हम बात नहीं करते, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें, चार्ज कम है, टैक्स बेनिफिट है, इन दोनों को अगर आप ऐड बैक करेंगे, कंपाउंडिंग लगाएंगे, भी कम है, जी हाँ, छोटा टैक्स कन्वीनियंस, टैक्स प्लानिंग एंड ऑल्सो चार्ज ऑफ मैनेजिंग लेस। तो हम तो एम्बेसडर ही बन गए जी एनपीएस के क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा। हाँ सर, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बट तो आपकी जो बात सही है और जो अभी मोहंती साहब ने भी कहा, सो प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट है, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन to give the benefit to the employee, but the corporate gets a benefit out of tax saving. So I just want to add that part. और दूसरा है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन जो जाता है, तो उसमें भी आपको टैक्स सेविंग मिलती है ATCCD के अंडर. So up till 10% of your basic plus DA can come under that. Okay. And then there's the employer contribution which comes into play over there. Then when you're retiring at the age of 60, when you pull out the money, you are able to pull out a certain quantum which doesn't go into annuity. So 60% you can withdraw, that is tax free. So all these things, actually you're right, जो आप कह रहे हैं, महंगाई और टैक्सेशन दोनों को बीट करता है एनपीएस, बिकॉज इट कवर्स यू ऑन दोज फ्रंट्स। हमने शायद एनपीएस वात्सल्य पर बात नहीं की है, कुछ बताइएगा जब से लॉन्च हुआ है, बिकॉज हाल ही में लॉन्च हुआ है ये, कितने एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, कितने लोगों ने खाता खुलवा लिया अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, अभी तो एनपीएस ये जस्ट चंद दिन की बात है, अभी एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किए हैं, बट लोग उत्साह के साथ इसके साथ शामिल हो रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं 31,000 अकाउंट एनपीएस वात्सल्य का ओपन, एक तो अब शाम तक 31,000 एक हो जाएगा, बिकॉज मैं तो बेटे की खोलने वाला हूँ।
सेठी साहब भी यही बैठे हैं सर, लगे हाथों शुरू हो जाए इसके लिए। एब्सोल्युटली। सो इसमें जो है कि हमारा जो देखिए जो बच्चे होते हैं हम लोग उनको संस्कार, हमारा कल्चर में ये है कि संस्कार सिखाते हैं। सो फाइनेंस भी बड़ी बात है इसमें। पहले कर रहे थे पेरेंट्स हो, पिगी बैंक जो होता है वो एक डालते हैं कि जो भी कोई आपको गिफ्ट दिया 10 रुपये 20 रुपये, हम लोग डाल रहे थे। सो ये भी एक बड़ा अच्छा हैबिट है। तो ये जो है सेविंग्स का कल्चर शुरू करेगा। दूसरी बात है ये बच्चा को फाइनेंशियली तैयार करेगा फॉर फ्यूचर, कि एक बार ये अकाउंट आप खोल दीजिए तो वो जब नौकरी में जा रहे हैं तो उसको भी, बिकॉज जैसे एनपीएस इज ऑल्सो पोर्टेबल, कि वो उसको कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट एनपीएस में कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट जा रहे हैं वो भी उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। एनपीएस को आप एक साल में 1000 रुपये, आपको 1000 रुपये में कोई ज़्यादा पेंशन मिलने वाला नहीं है, मगर आप डाल दे तो अकाउंट करेंट रहता है। और एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है। निकुंज जी ने बताया कि आजकल लोग 40 साल पर रिटायर करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा डालिए, कोई लिमिट नहीं है इसमें कि आपको 12% और 14% डालना, ऐसी बात नहीं है। आप डालिए तो उसके साथ पूंजी बनाइए। सी वेल्थ एक्यूमुलेशन का एक सिस्टम हो जाता है। बट सबसे बड़ा चीज़ है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपका वेस्टिंग पीरियड, एस्यूम कि कोई 0 साल से 70 साल कर रहा है, जिस टाइप का रिटर्न हो रहा है, भले रिटर्न थोड़ा कम हो जाए, देखिए कितना छोटा छोटा इनकम आप उसमें डालें, पैसे डालते रहें, तो आपको एक बड़ा पॉट, वेल्थ का पॉट आ जाता है कि जो आपको बहुत ही काम पे आएगा। हमारे दर्शकों को मैं डेटा देता हूँ कविता जी, हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं। अगर आपकी पूंजी 25% पे कंपाउंड होती है 10 साल में 10 गुना होती है, मगर 20 साल के लिए 25% कंपाउंडिंग होती है वो 100 गुना होती है। एनपीएस में हालांकि 25% रिटर्न आना मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स नहीं है, मगर दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, किसके अंदर कितना बड़ा हो सकता है। एक ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा मोंती साहब। हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया में डीप रूटेड पेंशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। एनपीएस आ चुका है, वात्सल्य आ चुका है, अब ऐसा कौन सा बड़ा रिफॉर्म है जो पेंशन सेक्टर के लिए ड्यू है? पेंशन सेक्टर में देखिए, एक है तो हम ये करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन का टेकअप रेट बढ़ाने के लिए एक बात होती है ऑटो एनरोलमेंट करें, कि लोगों का एनरोल कीजिए, कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें से वो निकल सकते हैं। सो वो एक चीज़ कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट की तरफ देखिए रिफॉर्म हो रहा है, अभी यूपीएस आ गया, थोड़ा गारंटी उसमें भी आ जा रहे हैं। तो इसी टाइप का हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे नहीं कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वेज अर्नर्स जो काम कर रहे हैं, बट स्मॉल बिजनेसेस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, ये ज़्यादा पेंशन में शामिल होना चाहिए। तो उनका वो जागरूकता बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि स्मॉल बिजनेस पीपल है, उनका 20% इनकम ये भी एनपीएस में डाल सकते हो, टैक्स डिडक्टिबल होगा टू द लिमिट ऑफ 1.5 लाख। ज़्यादा लोगों को इसका जानकारी भी नहीं है। सी बिजनेस का अप एंड डाउन रहता है, मगर आप इसमें डालते रहिए तो आपका पैसा इधर आपके लिए सुरक्षित रहता है। आर्थिक सुरक्षा अपने लिए बहुत ज़रूरी है बनाना, और मेरे ख्याल से एनपीएस के जरिए बखूबी आप ये कर सकते हैं। तो जाते जाते प्रथा अनुसार, जो कि अब अक्सर महाकुंभ में पूछते हैं लोगों को, एनपीएस पीएफआरडी की तरफ से जो हैशटैग है एनपीएस हैशटैग ज़रूरी है, तो पूछ लेते हैं आपसे, एनपीएस क्यों ज़रूरी है? एक लाइन में अगर दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एनपीएस ज़रूरी है। सर? मैं बोलूँगा सेल्फ डिग्निटी के लिए ओल्ड एज में एनपीएस जरूरी है। आपके विचार क्या होंगे? मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एनपीएस करेंगे तो आपको जो चिंता है वो चिंता खत्म हो जाती है। एनपीएस खोले, चिंता कम करें। आई थिंक व्हाट वी राइट नाउ हैव टू प्लान आवर लाइफ्स इज दैट हाउ डू वी मेक लाइफ पीसफुल। एंड आई थिंक अगर आप एनपीएस जैसे प्रोडक्ट से एसोसिएट होते हैं तो एटलीस्ट यू नो दैट जब आप रिटायर होंगे, वन प्रॉब्लम, देखिए ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्या आती है, हेल्थ एंड फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लाइफस्टाइल एंड डीलिंग विद इन्फ्लेशन, यही है। हेल्थ, लाइफस्टाइल, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इनकम एंड हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन। टैक्स आप देंगे नहीं, कमाई कम हो जाएगी आपकी। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट? अगर आप एनपीएस जैसे प्रोडक्ट में जाएंगे तो शायद आप एक सुनहरे भविष्य को छोड़ दीजिए, यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर अ फ्यूचर वेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। चलिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए अपना पहला कदम उठाएं, और इसीलिए हम ये महाकुंभ लेकर आए हैं जहां पर अगले 3 घंटे लगातार हम आपको एनपीएस से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हमारा पहला आधे घंटे का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला इस खास चर्चा के लिए और आगाज़ किया हमारे इतने खास आयोजन का।